अब जैसे आपने यहाँ पर पॉइंट है कि 14 दिन का नोटिस जो है वो प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले जरूर देना होगा। ये प्रक्रिया है जो सभापति को कार्यकाल से पहले हटाने के लिए, या आप कह लीजिए कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटाने के लिए चलाई जाएगी। इसके बाद दे दिया उपसभापति के बारे में। तो यहाँ पर उपसभापति की चर्चा पूर्व अभी मैंने की थी, तो जरा हम यहाँ पर देखते हैं उपसभापति के संदर्भ में और क्या क्या है। देखिए, उपसभापति जो है उनका चुनाव होता है सदस्यों के द्वारा। तो चुनाव राज्यसभा सदस्यों द्वारा, एक तो ये पॉइंट हो गया सदस्यों के द्वारा। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा इसके बारे में कि राज्यसभा एक बार जब वो चुने जाएंगे तो उन्हें कार्यकाल से कैसे हटाया जाएगा। तो जिन्होंने उनको चुना है वही बहुमत के द्वारा बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा सकते हैं। और उपसभापति कार्यभार कब संभालेंगे? उपसभापति संचालक के रूप में पदभार जब संभालेंगे जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यानी कि जब कभी भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाए। ये कैसे हो सकती है? ये ऐसे हो सकती है कि दुर्भाग्यवश वो बीमार हो, या दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो, या किसी अन्य कारण से वो सदन में अनुपस्थित हो। तो ऐसे में उपसभापति कार्य संभालता है। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि सभापति महोदय एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हैं। क्या? जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति या तो सभापति के रूप में संचालन करेंगे, और यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो वो सभापति के पद को छोड़कर उसकी जगह पर राष्ट्रपति का या कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। तो इंटीरियम प्रेसिडेंट के रूप में वो काम करेंगे। तो जब कभी भी सभापति या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं उस समय पर सभापति का पद रिक्त होगा, और ऐसे समय पर उपसभापति पदभार संभालेंगे। तो बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर उन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। और इनके बारे में भी वही है कि इन्हें पद से हटाने के लिए 14 दिन का नोटिस जो है वो अवश्य दिया जाएगा। अगला पॉइंट मैंने इसके अंदर दे रखा, हाँ, इनके कार्यकाल के बारे में देखिए। तो जब इनके कार्यकाल की बात करेंगे, चूंकि ये सदस्य हैं राज्यसभा के, तो इनका कार्यकाल सामान्य होगा जो राज्यसभा के सदस्य को होता है, अर्थात 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। इसके अलावा ये त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो ये त्यागपत्र अपना सौंपते हैं सभापति को। कोई सवाल ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आपको याद रखना हो। राज्यसभा, जब आप लोकसभा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। यहाँ पर वो बात नहीं होगी। यहाँ पर उपसभापति तो सभापति को त्यागपत्र देंगे, लेकिन क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं तो वो अपना इस्तीफा किसे देंगे? वो देश के राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपेंगे। इसके बाद दे दिया विशेष शक्तियां। विशेष शक्तियों का तात्पर्य मैंने आपको पहले बताया कि जो राज्यसभा की शक्ति है, यदि हम उसकी लोकसभा से तुलना करें तो हम पाते हैं कि उसकी शक्तियां बहुत ही कम हैं। लेकिन कुछ मामलों में विशिष्ट अधिकार राज्यसभा को दिए गए हैं। वह कौन कौन से एक एक करके हैं। जैसे पहला है कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटाने की जो प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटाना, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उन्हें हटाने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा से प्रारंभ होगी। लोकसभा में प्रारंभ होगी, लोकसभा में प्रारंभ नहीं होगी। राज्यसभा के बाद पारित होने के बाद लोकसभा जाएगी, लेकिन लोकसभा से नहीं शुरू हो सकता। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा हो गया नई अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस। तो हमारे यहाँ पर जो सेवाएं हैं ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें IAS IPS अधिकारी आते हैं, अन्य और कहीं भी हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ऑल इंडिया सर्विस कौन सी होती है? एक तो ये परिभाषा, ऑल इंडिया सर्विस या अखिल भारतीय सेवाएं वह होती हैं जिनके अंतर्गत चयनित प्रतियोगियों को चयन होने के बाद केंद्र सरकार और या राज्य सरकार या दोनों
में सेवाएं प्रदान करनी होती है। यानी कि अगर कोई IAS अधिकारी बना है तो वो केंद्र में CBI का डायरेक्टर भी बन सकता है और प्रत्येक राज्य में वो DIG या DGP या SSP का पदभार भी संभालेगा। तो उसी को कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि जो केंद्र और राज्यों दोनों को सेवाएं देते हैं। तो यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करनी है तो उस आशय का प्रस्ताव कहाँ पर रखा जाएगा? राज्यसभा में। इस मामले में भी ये विशिष्ट है। अगला दे दिया, राज्य सूची के विषय में अगर कोई कानून बनाना है। अब ये पॉइंट आया, राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। क्या होती है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट? मैंने कई बार जिक्र किया है कि हमारे संविधान में जो कामकाज है उसे 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक तो कहलाती है संघ सूची जिसमें 100 विषय आते हैं, उसे कहते हैं यूनियन लिस्ट। एक आती है राज्य सूची जिसके अंतर्गत जिसे कहते हैं स्टेट लिस्ट। इसके अंतर्गत जो है 61 विषय हैं जिनको शामिल किया गया है और इन विषयों के पर अधिकार जो है राज्य की विधान मंडल को दिया गया है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है इनके मामले में निर्णय लेने की। यदि परंतु कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें भारत सरकार को उस आशय का कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हो, आपातकालीन स्थिति अन्य कारणों से, तो ऐसे में आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 ये प्रस्ताव देता है कि ये जो प्रस्ताव है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना दे तो उस आशय का प्रस्ताव राज्यसभा में ही पारित होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे लगाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि CPO समेत SSC के अनेक एग्जामों के अंदर कभी तो ये अनुच्छेद पूछते हैं आर्टिकल 249, कभी ये पूछा जाएगा कि कानून कौन किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो संसद के द्वारा ये प्रस्ताव राज्यसभा में ही पारित होगा। शुरुआत राज्यसभा से ही होगी। आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि GST भारत में लगाया गया, तो GST लगाने के लिए कानून जो है वो कहाँ पर लाया गया? शुरुआत कहाँ पर हुई? राज्यसभा में ही उसकी शुरुआत। फिर लास्ट हो गया संविधान संशोधन विधेयक। 4th यहाँ पे लिखता हूँ कि वो काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा बिंदु जो इसको राज्यसभा को विशेष शक्ति दिखाता है, हमारे संविधान के अंदर दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया गया है जिसे कहते हैं आर्टिकल 368। इसके अंतर्गत जो भी संविधान में संशोधन होगा उसके लिए राज्यसभा के भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। विशेष बहुमत, इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। यदि किसी राज्य का नाम बदलना है, जैसे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड, उड़ीसा का नाम ओडिशा रखा गया, तो ऐसे मामले जो हैं लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य बहुमत से पारित होते हैं। या कोई अन्य कानून बनाना हो, जैसे दहेज कानून को निरस्त किया गया 1961 में, या दहेज कानून बनाया गया 1961 में, तो दहेज कानून के संबंध में यदि राज्यसभा सहमत नहीं होती लोकसभा के प्रस्ताव से, तो ऐसे में राष्ट्रपति दोनों को इकट्ठे बैठक का आमंत्रण दे देता है। तो उसके निर्देश अनुसार इकट्ठी बैठक होगी, और चूंकि लोकसभा के अंदर 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में केवल 245, तो लोकसभा का बाहुबल जो है वो उस पर भारी पड़ता है और प्रस्ताव पारित होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्यसभा को अंततः लोकसभा के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन जब विशेष बहुमत की बात आएगी तो दोनों सदन में अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर ही वो संविधान में संशोधन होगा। जैसे अनुच्छेद 368 में क्या आते हैं? अनुच्छेद 368 में ये आते हैं कि भाई हमें ये करना हो कि GST जो राज्य सूची का विषय था, GST किसको हटाकर लाया गया? बिक्री कर को, वैट को हटाकर, यानी कि जो सेल टैक्स है या वैल्यू एडिड टैक्स है उसे हटाकर, और संविधान में वो विषय दिए गए थे राज्य सूची के। तो जब केंद्र ने उन्हें अपने अधिकार में लिया तो उसके लिए उसने क्या करना पड़ा? उसे विशेष बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित कराना पड़ा, तब जाकर GST कानून बना। तो हम ये देख पा रहे हैं कि
विशेष परिस्थितियां जब उत्पन्न होती है तो हम पाते हैं राज्यसभा जो है वो प्रभावी सदन सिद्ध होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है जिसका बहुमत लोकसभा में है, जिसे लोकसभा में 272 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, उसे राज्यसभा में भी बहुमत हो। आपने देखा हो 2014 में बीजेपी की सरकार आई, तब उनको बहुमत नहीं था। 2019 में जब चुनाव हुए तब भी वो बहुमत, राज्यसभा में बहुमत से दूर ही थे। हालांकि लोकसभा में बीजेपी को दोनों बार बहुमत मिला, लेकिन राज्यसभा में उनको बहुमत नहीं था। तो यानी कि सरकार बनाने के लिए लोकसभा ही प्रभावी सदन है। और इन मामलों को यदि हम छोड़ दें, ये 4 मामले जो मैंने गिनवाए हैं, इसके अलावा तो अंततः राज्यसभा को लोकसभा की बात माननी पड़ती है। अगला पॉइंट हो गया हमारा लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है हमारे संविधान के अंदर जो अनुच्छेद दिया गया है 81, उसके अंदर दिया गया है लोकसभा। और जैसे कि नाम इसका है लोकसभा, यानी कि लोगों के द्वारा जो चयन किया जाता है प्रतिनिधियों का, उसे हम लोकसभा कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया यूपी कांस्टेबल के मेंस के एग्जाम में कि ये जो लोकसभा है, लोकसभा का गठन सर्वप्रथम या उसकी बैठक का आयोजन कब किया गया? तो 1952 के अंदर भारत में पहली लोकसभा का गठन किया गया। तो लोकसभा का, इससे पहले लोकसभा का कार्यभार किसने संभाला था? मैंने आपको बताया, उसे दोहरा देता हूँ। ये जो संविधान सभा थी, जिसका काम 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होने के बाद खत्म हो गया, तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र बन गए। तो 26 जनवरी से लेकर 1952 तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या हमारी संविधान सभा थी, उसी ने ही अस्थायी सदन, अस्थायी लोकसभा या अस्थायी संसद का कार्यभार संभाला था। इसके बाद है इसमें सीटों की संख्या। यदि यहाँ पर हम सीटों की बात करें तो यहाँ सीटों की संख्या जो है ये कुल मिलाकर अधिकतम दी गई है संविधान में 552। यानी कि जो 2 सीटें हैं ये कौन है? ये आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षित की गई थी। आंग्ल भारतीय वह हो गए जिनमें, जिसके पूर्वजों में कोई भी यूरोपीय नस्ल का पुरुष यदि था तो उस परिवार के सदस्यों को आंग्ल भारतीय कहा जाता है। यहाँ 2020 के अंदर एक विशिष्ट हमारे यहाँ संविधान में संशोधन किया गया, वो है 104वां संविधान संशोधन। ये बताना इस टाइम पर जरूरी है। तो जो 104वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा ये जो आरक्षण है 2 सीटों का, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। SC ST के लिए जो आरक्षण है वो तो 2020 से 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि हर 10-10 सालों के लिए बढ़ाया जाता है। लेकिन उसी संदर्भ में जो आंग्ल भारतीय थे उनके आरक्षण को अब नहीं बढ़ाया गया है। तो हमारे संविधान ने अपेक्षा रखी है कि हमारी लोकसभा में अधिकतम सीटें जो हैं वो 552 तक हो सकती हैं। और वर्तमान में कितनी है भाई? वर्तमान में हमारे यहाँ पर है 543 + 2, ये 2 जो है वो आंग्ल भारतीय। तो अधिकतम संख्या कितनी है इस लोकसभा की? तो अधिकतम संख्या जो है वह है 545, जो कितनी हो सकती है? 552, या आंग्ल भारतीयों को हटा दे तो 550 तक। और ये आगे कब बढ़ेगी उसका मैंने जिक्र किया था, उसे यहाँ पर करता हूँ। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या निर्धारित किया गया? ये निर्धारित किया कि 2026 तक हमारे यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा या विधान मंडलों के जो सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या है, उस संख्या में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट हो गया इसके बाद कि सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया। अब देखिए, हम शुरुआत से ही बात करें कि जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था, ये जो हमारी संविधान सभा गठित हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें आप जानते हो 389 सदस्यों का चुनाव हुआ, तो उस समय पर भी इनका चुनाव किस आधार पर हुआ? आधार पर हुआ कि पूरे देश की जो जनसंख्या थी, लगभग 32 करोड़ की जनसंख्या थी, उसे सीटों से डिवाइड कर दिया। 32 करोड़ को 389 से डिवाइड कर दिया। जब वो डिवाइड करा तो जो संख्या निकल के आई वो संख्या 1 सीट के लिए निर्धारित करी गई। इसी प्रकार से 1971 की जो जनगणना थी, उस जनगणना के आधार पर ये जो 543 सीट है जिन पर चुनाव होता है,
उस जनगणना 71 की जनगणना को 543 से डिवाइड या भाग किया गया और जो निकल के आया उतनी संख्या पर प्रत्येक संसद के अंदर मतदाता थे। यानी कि कोशिश ये करी गई कि प्रत्येक संसद की जो सीट होगी उस पर जो मतदाताओं की संख्या है लगभग एक समान हो। तो हमारा आंसर फिर वही होगा कि सीटों का आवंटन लोकसभा में किस आधार पर किया गया। जैसे आपने आंसर पढ़ा था राज्यसभा में, सीटों का आवंटन किया गया किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। इसीलिए राज्यसभा में जैसे उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा सीटें आवंटित की गई हैं 31, वैसे ही लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें भी उत्तर प्रदेश को ही आवंटित की गई हैं, 80 सीटें। इसके बाद आगे हमारा अगला पॉइंट दे दिया सदन का नेता। तो मैंने पूर्व में भी चर्चा आपसे करी कि जो सदन का नेता है, सदन का नेता जो होता है वो होता है जिसकी सरकार होती है और आम तौर पर यानी कि 99.9% के अंदर वो होता है देश का प्रधानमंत्री। तो वर्तमान के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो वर्तमान में सदन के नेता है। तो इनको उसी रूप में हमें देखना। तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो राज्यसभा के सांसद थे, इसीलिए उनके समय पर प्रधानमंत्री होते हुए भी वो सदन के नेता नहीं थे। अब इसमें हमने चर्चा करी थी विपक्ष का नेता, पहले भी मैंने चर्चा करी, उसका मैं जिक्र कर देता हूं क्योंकि यहाँ थोड़ा संदर्भ अलग है। जो विपक्ष का नेता होता है उसके बारे में दो योग्यताएं हैं। एक तो विपक्ष का नेता उस पार्टी का बनेगा जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा, लेकिन साथ साथ एक बात और जुड़ी हुई है, उस विपक्षी दल ने कम से कम 55 सीटें जीती हों। 55 इसलिए कम से कम 10% सीटें उसने लोकसभा की जीती हो। तो यदि 545 का 10% निकालेंगे तो वो बैठेगा 55। तो 55 सीटें जो राजनीतिक दल प्राप्त करेगा लोकसभा के चुनाव में, वही उसी सरकार का उसी विपक्षी दल का प्रतिनिधि विपक्ष का नेता होगा। और चूंकि 2019 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें किसी भी विपक्षी दल ने ये इतनी सीटें प्राप्त नहीं करी, इसीलिए लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि योग्यता नहीं पूरी होने के कारण वो किसी को भी विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दे। इसके बाद हो गया कार्य दिवस। लोकसभा का जो कार्य दिवस है वो किस तरीके से संचालित होता है। लोकसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है सुबह 11 बजे, 11 से 1 और फिर 2 से लेकर 6 बजे तक, बीच में ब्रेक होता है। ये इसकी कार्य दिवस होते हैं प्रतिदिन। और बाकी वार्षिक अगर हम देखें तो वार्षिक आता है कि ये बैठक होती है सत्र में, सत्र जिसे इंग्लिश में सेशन कहते हैं। ये 3 सत्र में बैठक करता है। एक तो बजट सत्र कहलाता है, सदन के सत्र की शुरुआत होती है बजट के सत्र से, और दूसरा कहलाता है मॉनसून। जैसे आपको मैंने राज्यसभा में बताया था वही स्थिति जो है यहाँ पर भी बरकरार रहेगी। तीसरा सत्र कहलाता है शीत सत्र या विंटर सेशन। अगला पॉइंट इसके अंदर दिया गया है कि सीटों का आरक्षण के बारे में क्या गया कि हमारे यहाँ लोकसभा जो है इसके अंदर सीटों का आरक्षण है एससी और एसटी के लिए। किस प्रकार का, देखिए 84 सीटें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। ध्यान कीजिए, मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के अंदर सीटों का आरक्षण नहीं है, परंतु लोकसभा में इन 2 जातियों के लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया। फिर इसमें एक पॉइंट दे रखा, ध्यान रखें, यूपीएसआई 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, तो 2019 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया कि ये जो आरक्षण है संसद के अंदर, इसे हर बार कितने वर्ष समय अवधि के लिए बढ़ाया जाता है। तो जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ तो ये कहा गया ये आरक्षण 10 साल के लिए है, 1960 तक के लिए। उसके बाद से हर 10-10 वर्ष के अंदर इस आरक्षण के समय में
वृद्धि की जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें एक बार में 10 वर्ष के लिए समय वृद्धि की जाती है। और वर्तमान में जो समय वृद्धि हुई है 2020 से लेकर और 2030 तक, उसके लिए संविधान में एक संशोधन किया गया जिसे कहते हैं 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसके, और इसके लिए जो विधेयक था वह भी याद रखना है 126वां तो ये बिल या विधेयक था, ये ध्यान रखना है। और ये अधिनियम या एक्ट है, इनका जो अंतर है केवल इतना होता है, विधेयक जो होता है वो कानून या अधिनियम जब बनता है जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, जब इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तब जाकर ये कानून बनता है। और अगर ये कानून ना बन पाए तो इसे विधेयक कहते हैं या बिल कहते हैं। तो इसलिए विधेयकों की संख्या जो है वो ज़्यादा है 126, लेकिन जो कानून बन गए हैं वो केवल 104। इसके बाद दे दिया कि कार्यकाल कितने समय का है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वह होता है 5 वर्ष के लिए, और इसके सदस्यों का कार्यकाल उनका भी 5 वर्ष के लिए। सरल सा है, इसमें कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है। इसके बाद है, और इसके कार्यकाल को देखिए तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि सामान्य कार्यकाल कितना है 5 वर्ष का, लेकिन अगर आपातकाल लगा हो, आपातकाल, तो आपातकाल में 1 वर्ष के लिए इसकी समय को बढ़ाया जा सकता है। जैसे 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो देश में आपातकाल की उन्होंने सिफारिश करी, और उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल लगा दिया। तो वो आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी, आपातकाल खत्म होगा, उसके 6 महीने के भीतर चुनाव होने आवश्यक है, और ऐसा ही 1977 में फिर हुआ। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सामान्यतः कार्यकाल जो है लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो 5वीं लोकसभा थी उसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, क्योंकि उस दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इसके बाद है निर्वाचकों की योग्यताएं। ये जो निर्वाचक हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ, वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर जो मतदाता है उसकी आयु जो है 18 या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और कब 18 वर्ष पूरे होने चाहिए? जिस साल चुनाव होने हैं उस साल की 1 जनवरी को यदि उसने आयु प्राप्त कर लिया है तो उसका मत तैयार कर दिया जाता है और मतदाता सूची में नाम शामिल होता है। ये जो 18 वर्ष हैं, ये कब 18 वर्ष की गई और इससे पहले मतदान की आयु कितनी थी? तो 61 वर्ष जो है हमारे यहाँ मतदान की आयु थी, लेकिन संविधान में संशोधन किया गया 61वां, और ये आयु घटाकर जो है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए, यूपी बीएड का एग्जाम हो, अन्य कोई परीक्षा हो, एसएससी का, सब में पूछा जा चुका है कि ये कब हुआ। और साथ ही फिर ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया कि पहली बार 18 साल के मतदाताओं ने कौन से चुनाव में हिस्सा लिया। तो जो राजीव गांधी है वो 1984 से 89 तक देश के प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए 1989 के अंदर जो पहले जो चुनाव हुए उन चुनाव में 18 साल के मतदाताओं ने पहली बार मतदान का प्रयोग किया था। और ये जो मतदान का अधिकार है, ये अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति जिनको कारावास की सज़ा मिली हो, जिन्हें जेल में रखा गया हो, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, उनका वो अधिकार समाप्त हो जाता है। हालांकि जेल में रहते हुए जो चुनाव लड़ने का अधिकार है वो समाप्त नहीं होता, परंतु निर्वाचक के तौर पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। इसके बाद आ गया कि सदस्यों की योग्यताएं। तो जो लोकसभा का सदस्य होता है उसे कहते हैं एमपी, या उसे कहा जाता है सांसद। तो सांसद के लिए क्या अर्हता है, बाकी यानी कि एलिजिबिलिटी है। तो देखिए बहुत सारी एलिजिबिलिटी है, लेकिन उनका कोई एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जैसे दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो, यानी कि मेंटली रिटार्डेड नहीं होनी चाहिए, मेंटली साउंड होना चाहिए, ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं
नहीं है। बस आयु का देख लेते हैं, कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 या 25 वर्ष से अधिक की उसकी आयु होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही हमारे यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद आ गया शपथ। तो जो भी सांसद होता है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, उसे शपथ किसके द्वारा ग्रहण कराई जाती है? तो हमारा आंसर होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा उसको शपथ ग्रहण कराई जाती है, या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे तो वह उन्हें शपथ ग्रहण करा सकता है।